हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है कैलकुलस का। तो सबसे पहले कैलकुलस क्या है? तो कैलकुलस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो कि हमें मदद करता है किसी भी प्रकार के कंटिन्यूअस चेंज को निकालने में। जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री हमें किस चीज़ में मदद करती है? तो ज्योमेट्री जो है वो हमें शेप्स को एनालाइज करने में मदद करता है। शेप्स का मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री। उसी तरह से अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा है जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हैं, सारे अरिथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उसी का जनरलाइजेशन है अलजेब्रा। जैसे अगर 2+3 करना है तो इसका वैल्यू 5 आता है, बट हमारे पास अलजेब्रा में एक बेनिफिट होता है कि हम जैसे 2+x लिख रहे हैं और ये 5 हो रहा है, तो इस x का वैल्यू जो है जनरलाइज हो गया, मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 रहेंगे अभी, तो 2+3 बराबर भी 5 हो। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकता है। तो अलजेब्रा जो है वो क्या है, जितने अरिथमेटिकल ऑपरेशन है उसका एक जनरलाइज्ड मैथमेटिक्स है अलजेब्रा। उसी तरह से शेप्स का मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री। तो उसी प्रकार से कैलकुलस जो है वो कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ Calculus is a branch of continuous change. It is a branch of mathematics. Calculus mathematics का वो ब्रांच है जो डील करता है, that deals with rate of change. किसी भी चीज का यदि बदलाव हो रहा है तो उसका दर क्या है, रेट ऑफ चेंज, या फिर अगर हम बोले तो कंटिन्यूअस चेंज। जैसे कोई कार है वो मूव कर रही है और सडनली उसने ब्रेक अप्लाई किया तो वो कुछ दूर पर जाकर के रुक जाएगी, तो उस दौरान जो उसका डीएक्सेलरेशन हुआ, उसकी जो वेलोसिटी घटी, कितने अमाउंट उसके वेलोसिटी घटी, यानी एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन जो भी निकालना होगा वो सब हमको कैलकुलस निकाल के देगा। यानी एक तरह से बोले तो कैलकुलस जो है ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम मैथमेटिक्स के अंदर मूवमेंट को ओवरलैप करते हैं, मतलब मूवमेंट वाली चीज़ों को हम मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं। ये कैलकुलस में ये फैसिलिटी हमें मिलता है। तो इस मैथमेटिक्स के इतने बड़े ब्रांच को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स क्या है, क्योंकि कैलकुलस का जो बेसिक्स है उसमें लिमिट सबसे पहला चीज़ है। बिना लिमिट के हम कैलकुलस को आगे नहीं समझ सकते। तो आज जो हमारा एपिसोड है वो पूरा लिमिट्स पर बेस्ड है कि आखिर बेसिक कंसेप्ट क्या है लिमिट्स का। तो लिमिट के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें फंक्शन को समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली मुझे जहां तक समझ में आता है फंक्शन एक ऐसा टूल है, फंक्शन इज अ टूल जिसमें कि हम लोग इधर से कुछ इनपुट डालते हैं और वो इनपुट हम लोग जनरली वेरिएबल को x मान लेते हैं, ये y भी हो सकता है z भी हो सकता है, और ये टूल है हमारा f ऑफ x। तो f ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा टूल है जो कि किसी इनपुट को डालने के बाद ये हमको एक आउटपुट देता है, यानी कि इनपुट हमने डाला x इस फंक्शन में और एक आउटपुट निकलेगा जो कि होगा fx। फॉर एग्जांपल जैसे एक टूल है और उसमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन जो है x के सेंस में यदि हम लेते हैं तो वो हो जाएगा 2x। इसका मतलब कि यदि हमने इनपुट में 1 डाला है तो बाहर क्या निकलेगा, 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 निकलेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 की वैल्यू को कहाँ टेंड्स करा रहा है, 2 पर। उसी तरह से अगर हम वैल्यू चेंज करके 2 को लेते हैं तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आउटपुट क्या निकलेगा 4। तो फंक्शन एक प्रकार का ऐसा रिलेशन है, रिश्ता है जो हमें किसी पार्टिकुलर इनपुट के लिए एक फाइनाइट वेल डिफाइंड आउटपुट देता है। ठीक है, हालांकि इसका डेफिनेशन जो है वो रिलेशंस वाले चैप्टर से जो हम लोग सेट रिलेशन पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहां से भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है डोमेन और कोडोमेन के सेंस में। बट ये जो है ये सिंपल तरीका है समझने का फंक्शन को, कि फंक्शन इज अ टूल दैट कन्वर्ट्स अ इनपुट इनटू सम वेल डिफाइंड आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग अब लिमिट्स को समझते हैं कि लिमिट्स क्या है। ये फंक्शन का बेसिक था जो मैंने आपको भी बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि लिमिट्स का यूज कहाँ पड़ता है। तो जो कंसेप्ट है लिमिट का, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं फिर से आपको एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। fx इज इक्वल टू
एक फंक्शन हम लोग कोई भी लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, तो हमने एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन में अलग अलग इनपुट हम डालेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, बट क्या यह फंक्शन x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्यों है? क्योंकि ऊपर में एक फंक्शन है f(x) और नीचे में एक फंक्शन है g(x), जो कि ये f(x) ये। और रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन है कि कोई रैशनल फंक्शन f(x) by gx के सेंस में होता है जहां gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये x माइनस 1 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि माइनस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि x के सारे वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा सिवाय एक को छोड़ के, वो है 1। यानी कि अगर हम समझें तो ये जो हमारा फंक्शन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, ये डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड ओनली इफ x इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमको यहाँ पर से समझ में आया कि कोई फंक्शन यदि हमने लिया है तो वो x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और इस चीज के लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव को 0 जब किया तो वहां से एक हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है 1, जिस पर कि हम देख पा रहे हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर हम 1 यहाँ पुट करके देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इस इनपुट में 1 डालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स के जगह पर 1 डालेंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है 0 बाय 0 का कोई सेंस नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है। और मैथमेटिक्स में जो है इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। टोटल 7 प्रकार का फॉर्म होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, मतलब 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस बनते हैं इंडिटरमिनेट में। उसमें से ये सबसे पहला केस है 0 बाय 0। इनडिटरमिनेट थोड़ा सा नॉट डिफाइंड से अलग सेंस रखता है अपने आप में। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो डिफाइंड ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट इनडिटरमिनेट का मतलब है कि वो एग्जिस्ट तो करेगा बट उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट एग्जिस्ट बट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो इट इज नोन एज इनडिटरमिनेट। तो ये फंक्शन 1 पर तो इनडिटरमिनेट आ गया। तो अब ऐसा स्थिति जब आता है कि कोई फंक्शन पर हमने एक ऐसा वैल्यू पुट कर दिया कि जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट आ गई, या हम अगर बोले तो मीनिंगलेस हो गई, तो उस कंडीशन में हमें उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये हम कैसे निकालेंगे? तो यही तो कंसेप्ट है लिमिट का, कि लिमिट जो है इसका कंसेप्ट यही है कि जब हम किसी पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन करने चले और वहां पर उस पॉइंट पर 1 पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, वो इनडिटरमिनेट आ गया या मीनिंगलेस आ गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और वो है लिमिट। तब हम क्या करेंगे, इस 1 पर यानी x की वैल्यू जो 1 जब होगी तो हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है f(x) की वैल्यू जो वो क्या होगी, तो ये सिंपल फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहां पर ही लग जाता है लिमिट। और लिमिट में x चूंकि 1 को हम x को हम 1 करना चाह रहे हैं, x इक्वल टू 1 करना चाह रहे हैं, हालांकि x बराबर 1 होने पर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ इक्वल टू को रिप्लेस करके क्या लिखते हैं, टेंड्स टू, कि मतलब यदि x 1 के बहुत नजदीक है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा। तो हम लोग इसको अभी और इलेबोरेट करके देखेंगे, बट हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था लिमिट का वो यही था कि लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमें लिमिट की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड हो जाए या मीनिंगलेस हो जाए या उसकी वैल्यू इनडिटरमिनेट यदि आए, तो उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन का वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उस परिस्थिति में तब हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू उसको बोला जाता है। और लिमिटिंग वैल्यू को डिनोट करने का तरीका है, यदि मान लो कोई फंक्शन f(x) है और हमें x की जगह पर 1 को पुट करना है और वहां पर लिमिट निकालना है, तो उसकी वैल्यू जाएगी लिमिट x की वैल्यू कहां टेंड करेगी 1 को, यानी कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) है, इसको अगर हम स्मॉल l से डिनोट करें तो यही हो जाएगा लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर f(x) का लिमिटिंग वैल्यू वही हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक इलेबोरेशन यहाँ पर करेंगे, और वो इलेबोरेशन क्या है कि बेसिकली हम यहाँ पर 2 ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है x का और ये ग्राफ है f(x) का। ठीक है, यहाँ पर हमने वो पॉइंट जिस पर कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो ले रहे हैं, तो वो पॉइंट है 1, इधर कहीं पर 0 होगा, इधर कहीं आगे पर 2 होगा। तो यदि हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में हम लोगों ने देख चुका है कि
x का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो ये तो कितना आ गया था, 0/0 आ गया था यहाँ पर। तो हम यानी कि x की वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेंगे इधर भी, या थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे उधर। पहले हम लोग छोटा वाले का केस करके देखेंगे, फिर बड़े वाले का केस करके देखेंगे। तो हम लोग जो है 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेते हैं। तो देखिए, यदि x की वैल्यू 1 से हम थोड़ी छोटी ले लें, जैसे हम ले लें x की वैल्यू 0.9 ले लें, तो 0.9 कहाँ होगा, 0.9 यहाँ पर होगा। सपोज दैट ये है हमारा 0.9, मान लेते हैं ये है 0.9, तो ये तो 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू होगा। अब देखिए, यदि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और वो फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अलजेब्रा की हेल्प से, x + 1 × x - 1 में a² माइनस ये b² के फॉर्म में तो टूट जाएगा x - 1, और क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 0 जब रहेगा, x नॉट इक्वल टू 0 जब रहेगा, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और बचेगा क्या, x + 1। यानी कि हमारा जो फंक्शन है fx, वो fx क्या है, fx है x + 1। और ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 1 है तब, क्योंकि x बराबर 1 के लिए ही तो ये सारा कुछ लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 1 से थोड़ा छोटा लेंगे, 0.9 लेंगे, तो उस परिस्थिति में fx की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम जान रहे हैं कि यदि हम x 1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो उसका रिजल्ट यहीं पर है। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, fx = यहाँ जो हमारा आया है फंक्शन का डेफिनेशन, fx = x + 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर, तो अगर x का वैल्यू 1 नहीं है तो 0.9 हो गया x की जगह पर, +1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1.9। यानी जब fx का वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा लेते हैं तो जब x का वैल्यू हम लोग 1 से थोड़ा छोटा ले रहे हैं, 0.9, ये 1 से छोटा है, तो fx का वैल्यू 1.9 आता है जो कि 2 से छोटा है। तो fx का वैल्यू जो है आ रहा है 1.9, यानी यहाँ पर कहीं पर होगा 1.9, 1 और 2 के बीच में। ओके, हम लोग अब क्या करेंगे, x के वैल्यू को थोड़ा और छोटा करते हैं। अब हम x के वैल्यू को क्या लिखते हैं, x के वैल्यू को लिखेंगे 0.09, थोड़ा और छोटा करें। अब 0.09 कहाँ होगा, 0.09 में 0.99 करें। मतलब बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी x बराबर 0.9 है तो इसको 0.90 लिख सकते हैं, ये कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब हम लोग यहाँ से 1 की तरफ बढ़ेंगे, अभी भी स्पेस बहुत सारा है, इसके पीछे बहुत सारे नंबर हैं, हम लोग अब इससे इसकी तरफ बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि fx की वैल्यू फिर क्या चेंज अपने में फील कर रही है। तो अगर 0.9 था तो fx का वैल्यू कितना है, 1.9। ये कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0.9 थी तो fx कहाँ गया, 1.9 पर। तो अब हम 0.9 से 1 की तरफ थोड़ा और बढ़ जाते हैं, तो 0.99 जब करेंगे तो fx की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0.99 + 1, यानी हो जाएगा 1.99। 1.99 कहाँ होगा, तो 1.99 अगर ये 1.90 है तो 1.99 थोड़ा और करीब होगा, यहाँ पर होगा 1.99। यानी कि जब हमने इसकी वैल्यू को 0.99 यानी थोड़ा और इसके करीब ले गए तो ये वाला वैल्यू भी किसके करीब चला गया, 2 के करीब चला गया। इसी तरह से यदि हम x के वैल्यू को 0.999 कर देंगे तो ये इससे भी ज्यादा नजदीक है 1 से, यहाँ पर ये वैल्यू होगा 0.999। और उस केसेस में fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से उसमें 1 के बराबर होता है, नहीं तो 1 जोड़ सकते हैं इस डेफिनेशन से। x में 1 जोड़ने पर ना fx आता है, तो x में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.999। अब 1.9 से 1.999 ज्यादा करीब है टू, यानी यहाँ पर आ गया होगा लगभग। तो हम क्या देख रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम लोगों ने यही नोटिस किया दैट एज हम x की वैल्यू को हम जैसे जैसे 1 की तरफ यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, हमारा जो fx का वैल्यू है वो किसकी ओर टेंड्स कर रहा है, 2 की ओर कर रहा है। पहले 1.9 आया था, फिर 1.99 आया, फिर 1.999 आया, इसका मतलब fx किधर टेंड्स कर रहा है, 2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इस बार क्या करेंगे, 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे, जैसे हम लोग स्टार्टिंग किए थे, पहले 1 से थोड़ा छोटा लिए, फिर उसको बढ़ाए, फिर उसको बढ़ाए, तो x के वैल्यू को क्या किए, पहले 1 से छोटा लिए, फिर इससे 1 की तरफ बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेंगे और फिर उससे 1 की ओर बढ़ेंगे और फिर देखेंगे fx पर क्या चेंज आता है, क्योंकि शुरू में ही बता दिए हैं कैलकुलस है, सारा कुछ चेंज पर ही है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको यहाँ पर थोड़ा इरेज कर रहे हैं।
और इसका जो रिजल्ट था इसको हम यहाँ पर कहीं पर साइड में लिख देते हैं। हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट आया हुआ है कि जैसे जैसे x की वैल्यू को 1 की ओर टेंड कराया, fx किधर टेंड्स किया, 2 के तरफ। ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको मैं यहाँ हम लोगों ने लिख लिया याद रखने के लिए। अब हम लोग अगेन से एक एक्सिस बनाते हैं x का, एक एक्सिस बनाते हैं fx का, ठीक है। और इस बार हम लोग फिर से वही काम करेंगे। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर का 1.1 लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 1.1 हो जाएगा तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही fx की वैल्यू क्या होगी हमेशा x + 1, यहाँ जो डेफिनेशन है हमारा इससे, ठीक है। तो fx की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम लोगों ने 1.1 लिया तो fx की वैल्यू हो जाएगी 2.1, यानी fx की वैल्यू अगर यहाँ 2 है और ये इधर 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.1। तो थोड़ा अगर x को हम बढ़ा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि fx की वैल्यू इस बार 2.1, थोड़ा 2 से बड़ी आ गई है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से वापस 1 की तरफ चलेंगे, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है कौन सा पॉइंट, 1। तो अब अगर हम इस बार x का वैल्यू को 1 के करीब लाना है तो 1.1 लिखिए, तो इस बार क्या लिखना पड़ेगा 1.01, क्योंकि इससे नजदीक ये पॉइंट होगा 1 से, क्योंकि ये 1.10 है, 1.10 है, ये 1.01 है, ये ज्यादा करीब होगा 1 के, ये थोड़ा दूर होगा। तो जब इसको हम करीब लाएंगे तो हम देखेंगे कि fx की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2.01, यानी पहले था 2.10, अब क्या हो गया 2.01, यानी ये भी वैल्यू कहाँ आ गई 2.01। इसी तरह से जब हम लोग x का वैल्यू को और करीब कर देंगे 1 के, 1.001 कर देंगे, तब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिर से 1 इसमें ऐड कर देंगे, यही वाला फॉर्मूला से fx बराबर x + 1 से, तो यानी कि हो जाएगा इसमें 1 जोड़ देंगे यानी 2.001, यानी इसकी वैल्यू और करीब आ गई। यानी इस बार फिर से अगर हम सिमिलरली करके देखेंगे, जितना नजदीक x का वैल्यू आएगा 1 के, fx का वैल्यू भी उतना नजदीक आएगा 2 के। तो फिर से हमारे यहाँ रिजल्ट क्या निकला, as x टेंड्स टू 1 fx टेंड्स टू 2। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने में आ रहा है, और वो ये है कि फर्स्ट केस में हम लोगों ने x से थोड़ा छोटा वैल्यू लिया इसके नेबरहुड में, और उससे 1 की तरफ बढ़े, तो हम देखें फंक्शन पर क्या असर पड़ा कि वो 2 की तरफ बढ़ रहा था फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस बार 1 के राइट से वैल्यू पिक किया और उधर से 1 की तरफ बढ़े, तो इस बार क्या हुआ कि जो fx का वैल्यू है वो भी 2 की तरफ बढ़ा। यानी दोनों ही केस में इस बार फिर से क्या आया कि जैसे जैसे x की तरफ हमने x को 1 की तरफ बढ़ाया, fx का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ा, 2 की तरफ। दोनों केस देखिए बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है ये हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे थे और ये हम राइट साइड से बढ़ रहे थे। ओके, यानी लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाएं चाहे राइट साइड से 1 की तरफ जाएं, नाइबरहुड पॉइंट से जब हम 1 की तरफ आ रहे हैं, x की वैल्यू को ला रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में fx का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। तो यही है लिमिट। इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है fx, इस पर यदि हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें x टेंड्स टू 1 पर, यानी x को जब जब हम 1 की तरफ टेंड करा रहे हैं, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, 2 पर जा रही है। इसका मतलब है कि जो दिया हुआ हमारा फंक्शन था उसका लिमिट 2 है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जो हम लोगों ने अभी ये जो 2 केस किया इलेबोरेशन वाला, इसमें एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे वो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा आगे जाके, और जब हम राइट हैंड साइड जा रहे थे राइट हैंड लिमिट बनेगा। यहाँ पर दोनों सेम है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा। ओके, तो इस पूरे लिमिट के चैप्टर में हम लोग ने देखा कि लिमिट किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर यदि निकालना है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर जरूर वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो इनडिटरमिनेट आई होगी या मीनिंगलेस हुआ होगा या नॉट डिफाइंड हुआ होगा, तभी लिमिट का कंसेप्ट यूज होता है। अदरवाइज लिमिट का कोई मतलब नहीं। लिमिट वहीं यूज होता है जब जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाया, तब हम लोग उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि f1 क्या है, ये 0/0 है, इसका कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि इस तरह के सवाल में fa निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस तरह के सवाल में हमको उस फंक्शन पर इस a पॉइंट का लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी लिमिट का कंसेप्ट तब यूज करेंगे हम लोग जब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू या तो इनडिटरमिनेट या तो मीनिंगलेस या तो नॉट डिफाइंड हो जाए। ओके, तो ये था लिमिट्स का बेसिक कंसेप्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लिमिट्स को लिखा कैसे जाता है। ये जो 2 है इसको जनरलाइज हम L से डिनोट करते हैं, लिमिट पॉइंट को या लिमिट वैल्यू को। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर शुरू में भी लिखा था, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है इस सवाल पर्टिकुलर के लिए। तो इस एक एग्जाम्पल, ये जो एक एग्जाम्पल था हमारा इस फंक्शन का, इसके जरिए हम लोगों ने देखा कि लिमिट्स
का यूज कहाँ है? मैथमेटिक्स में। और कैलकुलस में शुरुआत लिमिट से होता है और फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन, उससे पहले डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे एंड सो ऑन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो कैलकुलस बहुत वास्ट टॉपिक है, बट स्टार्टिंग इसका होता है इसी लिमिट से, बिकॉज बिना इस लिमिट के हम लोग कैलकुलस आगे कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो आज का हमारा ये जो लिमिट्स का बेसिक टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम लोग इसके अगले मॉड्यूल में देखेंगे कि लिमिट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी किसी फंक्शन का यदि हमें लिमिट्स दिया हुआ रहेगा, दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x), तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसका 3-4 रूल है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रूल लगता है। तो वो 3-4 रूल अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।